दर्शक आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न उपस्थित भएका छौं। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बीचमा आज संवाद भएको छ, टेलिफोन वार्ता भएको छ। नेपालले लिम्पियाधुरा लिपिरे कालापानी नयाँ नक्सामा राखेर संविधान संशोधन गरिसकेपछि पहिलो पटक भएको यो वार्तालाई धेरैले सकारात्मक भनेका छन्। आइस ब्रेक भयो नेपाल भारत सम्बन्ध भनेर प्रतिक्रिया दिनेहरू पनि छन् र सम्बन्ध सकारात्मक दिशातिर उन्मुख भएको भनेर धेरैले बताएका छन्। विज्ञहरूको प्रतिक्रिया पनि आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा समावेश गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ नेपाल भारत सम्बन्धका धेरै पाटाहरू छन्। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुको कुरा गर्दाखेरि रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, जनस्तरमा सम्बन्ध छ र भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई सक्दो सहयोग गर्ने वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। जसरी 11 मिनेट टेलिफोनमा संवाद भयो, यो संवादमा के भयो त सबैको चासो र जिज्ञासाको विषय छ। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ नेपाल भारत सम्बन्धमा पछिल्लो समय दरारहरू आएको थियो र सम्बन्ध कतै बिग्रिने हो कि भनेर धेरैले भनेका थिए। तर आज भारतको 74औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पर नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फोन गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बधाई दिनुभयो, सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरि नेपालले पनि ठूलो सहयोग गरेको थियो। नेपालका राजनेताहरू बीपी कोइराला लगायत शीर्ष नेताहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र नेपाल भारत सम्बन्धमा देखेका दरारहरू अब हटेको हो त? सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ला त? आज संवाद भएको छ, एक आपसमा कुराकानी भएको छ। कुराकानीमा चाहिँ मुख्यतः 3-4 विषयवस्तु समावेश भएको छ। आज पहिलो पटक सम्बन्ध बिग्रिसकेपछि, सम्बन्धमा दरार आइसकेपछि नेपालले चाहिँ नयाँ नक्सा जारी गरेर संविधान संशोधन गरिसकेपछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर के भन्नुभयो त? आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ अब सहकार्य गरेर जानुपर्छ, मिलेर जानुपर्छ र आज भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि स्वतन्त्र दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको छ छिमेकीहरूसँग हामी राम्रो सम्बन्ध राखेर जान्छौँ। साँच्चीकै अब नेपालसँग भारतले राम्रो प्रगाढ सुमधुर सम्बन्ध राखेर जान चाहेको हो त? अब सीमा विवाद समाधानको लागि दुवै पक्षको बीचमा वार्ता कहिले होला त? यी जिज्ञासाहरू धेरै छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। आज हामी कोरोनाको सङ्क्रमणको बारेमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैनौँ, किन भन्दा नेपालमा यतिखेर कोरोनाको सङ्क्रमण हत्तै बढेको छ, समस्याहरू छ, मृतकको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। आज हामी त्यतातिर पनि जान चाहँदैनौँ। आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। केही समयको विश्रामपछि म पुनः आउनेछु जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। यतिखेर हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा छौँ र जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न उपस्थित भएका छौँ। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बीचमा आज टेलिफोन वार्ता भइसकेपछि नेपाल भारत सम्बन्ध अब सुधारको उन्मुख भयो, सुधारका सङ्केतहरू देखियो भनेर धेरैले भनेका छन्। अब कसरी अगाडि बढ्ला त नेपाल भारत सम्बन्ध, यसबारेमा आज हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ। यतिखेर हामी नयाँ दिल्लीतिर जान चाहन्छौँ। नयाँ दिल्लीमा यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार प्रोफेसर एसटी मुनि हुनुहुन्छ। एसटी मुनिजी, हामी एसटी मुनिसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। एसटी मुनिजी, मैं आपको कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूँ। जनता जानना चाहन्छन् कार्यक्रम में। धन्यवाद। नेपाल भारत संबंध के बारे में जो आज मैं आपसे विशेष कुराकानी करना चाहता हूँ और आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ, सफलता को शुभकामना देना चाहता हूँ। सुधारों के संकेत अवश्य मिल रहे हैं और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि इससे अच्छे रिश्तों का रास्ता खुले। लेकिन ये एक औपचारिक बात है, एक अवसर है जिसके ऊपर ओली जी ने बहुत अच्छा सोचा कि वो प्रधानमंत्री को बधाई देंगे। और मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई लंबी चौड़ी बातचीत उनके बीच में जो हमारे बीच मुद्दे हैं उन पे हुई होगी, लेकिन अच्छी शुरुआत है और आगे उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन आप मुझे बता दीजिए एसटी मुनि जी, आप तो जानकार है नेपाल भारत संबंध के बारे में। अभी इस संबंध का सुधार का संकेत तो मिल गया है, जैसे सीमा समस्या को समाधान कैसे होगा और काला पानी, सुस्ता, लिपुलेख
जैसे लिम्पियाधुरा का समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, ये खास समस्या है, इनका समाधान होने में वक्त लगेगा। आप जानते हैं कि 1990s में बातचीत शुरू हो गई थी और काला पानी के 60 स्क्वायर किलोमीटर को लेके ऑफिशियल्स लेवल पे भी बहुत डिटेल्स में बात हुई है। फिर दोनों ने ये तय किया कि हम आइंदा से तब बात करेंगे जब फॉरेन सेक्रेटरी लेवल बातचीत होगी, और हमारा अभी इस पे विरोध है, इसलिए और दूसरे मुद्दों को हम तय कर ले। तो सीमा के जो दूसरे मुद्दे हैं उन सबको तय कर लिया गया, सिर्फ 2 मुद्दे रह गए। और बाद में ये तय हुआ कि कोरोना के बाद में लंबी चौड़ी बात होगी हमारी इसके ऊपर। लेकिन उसी बीच में नेपाल ने अपना जो क्लेम है उसको बढ़ा दिया, 60 वर्ग मीटर से लेके 380 करीब 400 स्क्वायर किलोमीटर का क्लेम उन्होंने किया। तो उसके ऊपर विवाद है और भारत की तरफ से ओली जी से ये संदेश भी भेजा गया कि आप अभी इसमें जल्दी नहीं करें, हम लोग बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन शायद ओली जी के अपने राजनीतिक बंधन थे जिसकी वजह से वो आगे बढ़े और वातावरण बिगड़ गया। तो भारत नेपाल से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो राजनीतिक वातावरण है उसको सुधारिए, तो हम बैठ के बात करेंगे। नेपाल के पास अपने प्रमाण हैं, भारत के पास अपने प्रमाण हैं, उन दोनों का मूल्यांकन करेंगे और जो भी सही होगा वो फैसला दोनों के हित में लेंगे। नेपाल के पास बहुत प्रमाण है, लिम्पियाधुरा लिपुलेख काला पानी के बारे में नेपाल और वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन भारत अभी भी वार्ता के लिए क्यों तैयार नहीं है? एसटी मुनि जी, नेपाली जनता को बता दीजिए। आप ये सही कह रहे हैं कि नेपाल ने अपने प्रमाण सबके सामने जारी करे हैं, लेकिन आप ये मत सोचिए कि भारत के पास कोई प्रमाण नहीं है। काफी ठोस प्रमाण है। ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत की सरकार ने और विदेश मंत्रालय ने उस प्रमाणों को उजागर नहीं किया है, इसलिए आपके लोग भी नहीं जानते हैं, हमारे लोग भी नहीं जानते हैं। लेकिन उससे ये मान लेना कि भारत का कोई मुद्दा ही नहीं है, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन सीमा समस्या समाधान दीर्घकालीन रूप में होना चाहिए। नेपाल भारत समन्वय के बारे में मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एसटी मुनि जी, नेपाल का सब पॉलिटिकल पार्टी अभी एक है, नेपाल में अभूतपूर्व एकता है, केपी शर्मा ओली का जनता का भी साथ है। नेपाल में अभी भी सीमा समस्या के लिए जितना राष्ट्रीय सहमति है, भारत वार्ता के लिए तैयार होना चाहिए कि नहीं? नरेंद्र मोदी और केपी शर्मा ओली वार्ता के लिए तैयार होना चाहिए। धमाल जी, आप सही कह रहे हैं और मैं ये मानता हूं कि भारत ने डील की बातचीत में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत को अगर लगे कि उनके अपने हक है कुछ मामलों पे, तो उसको समाप्त कर दे। वो भी बात करेंगे और अपने प्रमाणों को नेपाल के सामने रखेंगे, तब उसका जो नतीजा निकलेगा उसका हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन नेपाल में ऐतिहासिक तथ्य है। और मुझे बता दीजिए, केपी शर्मा ओली और नरेंद्र मोदी के बीच में केमिस्ट्री मिलना चाहिए। दोनों राष्ट्र के बीच में जन स्तर में जितना अच्छा संबंध है, इनको आगे बढ़ाने के लिए तो सीमा समस्या के समाधान के लिए कैसे आगे बढ़ना चाहिए और कैसे दीर्घकालीन समस्या का समाधान करना चाहिए। लेकिन लिम्पियाधुरा काला पानी और लिपुलेख से भारतीय सेना हटना चाहिए कि नहीं? नहीं, भारत तो उसको अपना हिस्सा मान, देखिए जिस हिस्से में भारत की सेना बैठी हुई है, आपसे मैं बार बार कह रहा हूं, भारत उसको अपना हिस्सा मानता है और उसके पास प्रमाण है। लेकिन नेपाल जो कह रहा है उसकी बातचीत होनी चाहिए, मैं आपके साथ हूं इस मामले में। लेकिन बिना बातचीत के आप ये कह रहे हैं कि भारत को हटा लेना चाहिए और मान लेना चाहिए। आज से पहले किसी नक्शे में ऐसा नहीं है जो अब नेपाल के नक्शे को बढ़ाया गया है। तो ये पुरानी बात से एकदम इतना परिवर्तन कैसे हुआ? मैंने अभी आपके सामने कहा है कि जो 60 वर्ग किलोमीटर पर डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट बढ़कर आपने उसको 380 वर्ग किलोमीटर का बना दिया। तो उसकी बातचीत तो होगी ना, बिना बातचीत के कैसे होगा हल उसका? और मैं ये आपकी बात मानता हूं कि फॉरेन सेक्रेटरीज को तुरंत मिलकर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन बातचीत से पहले न नेपाल निष्कर्ष निकाल सकता है न भारत निष्कर्ष निकाल सकता है। और अगर ये स्थिति है तो उसको हमें समझना चाहिए। दोनों देशों के हितों को नेपाल को प्रगति और उन्नति के लिए भारत ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन आज सीमा विवाद के लिए ईपीजी का प्रतिवेदन भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन वो प्रतिवेदन लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों तैयार नहीं हुआ? इसमें सपोर्ट और नई सपोर्ट की बात नहीं है, ये जमीन का मामला है
और जिस तरह से आप जमीन को सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात समझते हैं, भारत के लोग भी उसको अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात समझते हैं। इसलिए ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि अच्छा चलिए आपने ट्रेड में कुछ कम कर दीजिए या किसी और, ऐसा मामला नहीं है। इसको गंभीरता से समझना चाहिए और उसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर, भारत में भी बहुत लोग बैठे हैं। देखिए लिपू लेक से कैलाश मानसरोवर जाने की बात भारत आज नहीं कर रहा है, सदियों बीत गया उसको, हजारों साल हो गए। जबकि कैलाश मानसरोवर हम जाया करते थे, तिब्बत हमारे साथ में, उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये पुरानी बातें हैं, इसको आप और मैं बैठ के टीवी पे नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन डायलॉग के लिए भारत भी तैयार होना चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को आग्रह भी किया है, दोनों मिलकर जाना चाहिए ना दोनों देश के विकास के लिए। मैं 100% आपसे एग्री करता हूं कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन आप भी मुझसे एग्री करिए कि बिना बातचीत के कोई फैसला नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन नेपाल में तो अभी एक जनमत है ना, राष्ट्रीय सहमति है ना, नेपाल को भूभाग जैसे भी फिरता लेना चाहिए, आपस लेना चाहिए, भारत को आपस करना चाहिए, लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपू लेक। भाई ये बातें जनमत नेपाल का है, भारत का तो नहीं है ना जनमत। ये भारत का जनमत तो ये नहीं कह रहा है कि जो नेपाल बात कह रहा है उसको मान लीजिए। तो भारत की सरकार तो भारत के जनमत की बात सुनेगी ना, नेपाल के जनमत की बात कैसे सुनेगी? नेपाल का जनमत नेपाल की सरकार सुनेगी, नेपाल की सरकार भारत का जनमत तो नहीं सुनेगी ना। लेकिन भारत में भी एक जनमत है ना, नेपाल को भूभाग फिरता करना चाहिए, लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपू लेक। नेपाल को मित्र बनाना चाहिए, नेपाल को मित्र बनाना चाहिए, नेपाल से अच्छे संबंध रखने चाहिए, ये भारत का जनमत है। भारत का जनमत ये नहीं है कि नेपाल अगर भारत का कोई क्षेत्र मांगता है तो उसको दे देना चाहिए, ऐसा नहीं है जनमत। और अगर मैं गलत हूं तो आप आके भारत में पूछिए लोगों को, है ना। लेकिन सप्रमाण में आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं एसटी मुनि जी, अभी ऐतिहासिक तथ्य है कि नेपाल का भूभाग है लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपू लेक, आपने भी अध्ययन किया है ना, उसको तो सब मानना चाहिए। इतिहास है, भारत का इतिहास थोड़ा अलग है इससे। आप दोनों के इतिहास की बात करिए ना धमाल जी, एक की बात कर रहे हैं आप, मैं समझ रहा हूं आपकी बात पूरी तरह से, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि नेपाल ने ये फैसला कर दिया तो भारत को मानना चाहिए। नेपाल में तो पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता, नहीं माफ कीजिए, ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर होगा तो कल पाकिस्तान कहेगा कि हमने मान लिया कश्मीर हमारा है, आप हटिए यहाँ से। चीन हमसे पहले ही कह रहा है कि जो अक्साई चीन हमारा है, आप हटिए यहाँ से। इस तरह से देशों के संबंध नहीं बनते हैं। जहां तक टेरिटरी का सवाल है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को नेतृत्व को सरकार को अभी भारत सहयोग करेगा कि नहीं करेगा? नेपाल भारत संबंध तो बहुत प्रगाढ़ और सुमधुर के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एसटी मुनि जी, मैं आपको आग्रह करना चाहूंगा। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? यूएमएल की सरकार को भारत ने कब कहा कि हम नहीं मानेंगे? माओवादी की सरकार को भारत ने कब कहा हम नहीं मानेंगे? आप दोनों मिलके कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो गई, भारत ने कहा कब कहा हम बातचीत नहीं करेंगे? ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं? ये आपकी आंतरिक राजनीति का सवाल है। आप जाने कौन सी सरकार आपके लोग चाहेंगे, वही सरकार बनेगी। आपकी जो भी सरकार होगी उससे भारत बात करेगा, भारत की जो भी सरकार होगी उससे नेपाल को बात करनी पड़ेगी। आज दोनों प्रधानमंत्री के बीच में जो बातचीत हुआ, ये दोनों देश मिलकर जाएगा, नेपाल भारत संबंध प्रगाढ़ होगा, सुमधुर होगा। केपी शर्मा ओली को नेतृत्व को सरकार को भारत अभी पूर्ण रूप में समर्थन करेगा। अरे दोनों ने कहां बातचीत बंद करी है भाई? सिर्फ मामला ये था कि लिपू लेक पे जो बात होनी है वो फॉरेन सेक्रेटरीज के लेवल पे होनी है, बाकी प्रोजेक्ट की बात हो रही है। उसके अलावा बातचीत में कहां बंदेज आया है? कहीं बंदेज नहीं आया है। जैसा अशोक जी ने ठीक कहा कि वो ओली जी खाम नाराज होकर दुनिया भर की बातें उखाड़ने लगे बीच में से। सत्यमेव जयते भी गए, राम भी गए, बुद्धा भी गए, जो मर्जी आया उन्होंने कहा। क्यों किया ऐसा? हमने कुछ नहीं किया, उसका कोई प्रतिक्रिया हमारी तरफ से नहीं है, सरकारी तरफ से नहीं है। लोग जो कहते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन सरकार से ऐसा क्यों सवाल पूछते हैं कि हम कम्युनिस्ट सरकार से बात नहीं करेंगे? ये बिल्कुल गलत सवाल है। क्योंकि नेपाल भारत संबंध में आप जानकर है प्रोफेसर एसटी मुनि जी,
अभी नेपाल में भी समस्या क्या है कि कोरोना का समस्या है, संक्रमण का संख्या प्रत्येक दिन बढ़ रहा है, लेकिन भारत में भी बढ़ोत्तर हो रहा है। इस समय दोनों प्रधानमंत्री के बीच में आज टेलीफोन वार्ता हुआ, इसमें आइस ब्रेक के जो जनमत बन रहा है। अभी संबंध के शुरुआत के जो बात कर रहा हूँ मैं, ऐतिहासिक संबंध है नेपाल भारत संबंध में, जनस्तर में संबंध है। इस संबंध को आगे बढ़ाने के लिए सीमा समस्या को समाधान, दीर्घकालीन रूप में समाधान करने के लिए दोनों राष्ट्र अभी तैयार हो गए कि नहीं? भारत खासकर भारतीय प्रधानमंत्री दोनों राष्ट्र तैयार होंगे। हमने भारत में, देखिए अशोक जी ने कहा कि हमने बात में ढिलाई की फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पे, लेकिन बात करने से मना कभी भी नहीं किया। हमने सिर्फ ये कहा कि जब कोरोना से समस्या निपट लेंगे तब हम आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। मैं आपको एक बात बहुत ठंडे दिमाग से और दिल से समझा दूं कि ये जो सीमा के मसले होते हैं वो टेलीफोन से बात करके हल नहीं हो सकते हैं। उनको टेबल पे बात करना पड़ेगा, दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, नक्शे दिखाने पड़ेंगे। आप सवाल उठाएंगे, हम जवाब देंगे, हम सवाल उठाएंगे, आप जवाब देंगे। लंबी बात होती है, सीधी छोटी बात नहीं होती है। अगर छोटी बात सीमा की हो जाती तो हम चीन से सीमा कब से सेटल कर लेते ना। तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए। इसको आप कहिए अभी बात शुरू कीजिए, आपने हल क्यों नहीं किया, हमारे यहाँ जनमत है। ऐसे बात नहीं होती है सीमा की। हमारे यहाँ जनमत क्या है क्या नहीं है। एक बात सुनिए, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि भारत सरकार उस जनमत को, भारत के जनमत को बनाए। उसके ऊपर कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार को ये पूरा अधिकार है कि वो विदेश नीति के मामले में किसी भी सरकार से कैसी भी बात कर सकती है। अगर कोई मुद्दा उठेगा तो हमारी पार्लियामेंट में सवाल उठेगा। जनमत बनाने का सवाल नहीं है। जनमत ओली जी ने उखाड़ा है, बढ़ाया है इसीलिए कि अपनी राजनीतिक ताकत बनाने के लिए, और वो उनके पार्टी के अंदर के मसले हैं, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन डायलॉग के लिए भारत तैयार हो रहा है, अभी कोई समस्या नहीं है। भारत की जनमत की समस्या नहीं है, बात करने की समस्या नहीं है, लेकिन हमारे मुद्दे को आप सारा अपना मुद्दा बना लेंगे, उसको माना नहीं जा सकता है। दोनों को मिलाइए मत आपस में। लेकिन नेपाल का जनमत क्या है कि 1 इंच जमीन भी हम भारत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नेपाली जनता का ये जनमत है। नहीं, आप बिल्कुल मत तैयार होइए, आप बिल्कुल तैयार मत होइए। भारत भी अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे फैसला करेंगे आप? यही तो समाधान का संजीवनी बूटी क्या है, तो बता दीजिए प्रोफेसर। बात सुनिए ना, भारत की समस्या सिर्फ नेपाल ने तो अब खड़ी करी है, कभी भी नहीं थी इस कदर की समस्या। लेकिन लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, कश्मीर के मामले में समस्याएं हैं। तो क्या हम जो दूसरा देश कहेंगे उसको आंख मूंद के बंद कर लें? ऐसा कभी हुआ है क्या? अगर नहीं हुआ है तो आप ये अनहोनी बात क्यों कर रहे हैं? कि आपको तो मालूम है ना एस टी मुनि जी, नेपाल को भूभाग को भारत ने अतिक्रमण किया है। ये आप जानते हैं, हम नहीं मानते हैं इसको। हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया है आपकी जमीन पे। आपने नक्शे को बदला है, हमने नहीं। माफ कीजिए, हमने नक्शे की सीमाएं नहीं बदली। नया नक्शा जारी किया तो भी उसका वही नक्शा था जो हम हमेशा से नेपाल के लिए मानते हैं। है ना, भारत ने नया नक्शा जारी किया है। जो कश्मीर को नक्शा जारी किया था उसमें नेपाल को भूभाग और ऋषि जी बात सुनिए, ये वही नक्शा है जो नेपाल ने यूनाइटेड नेशंस में जारी किया था। ये वही नक्शा है जो मैं आपको बताऊं कि नेपाल के सर्वे के मैप्स में भी वही नक्शा है। आप खाली नक्शे की बात ना कीजिए, आपने शुरू किया, ये भारत ने शुरू नहीं किया इसको। लेकिन नेपाल ने नया नक्शा जारी किया है ना, और आपने कहा कि देखिए हम दावा कर रहे हैं तो हमको दे दीजिए, आप मान लीजिए उसको। ऐसे नहीं होती है भैया, देशों की बातचीत ऐसे नहीं होती है, भाइयों की बातचीत ऐसे नहीं होती है। जमीन के बाद दोनों देश मिलकर बैठकर समस्या को समाधान करना चाहिए ना। नेपाल भारत संबंध का समस्या को हटाना चाहिए, लेकिन जो समाधान आप कह रहे हैं कि हमने कर लिया इसलिए आप मानिए, ये समाधान नहीं हो सकता, कहीं पर भी नहीं हो सकता। दो भाइयों के बीच में लड़ाई का झगड़ा होता है, वो इस तरह से नहीं हल होता। बाप और बेटे के बीच में जमीन का झगड़ा होता है, वो इस तरह से हल नहीं होता। भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, पशुपति नाथ के लिए आप ये मानिए कि ये मसला जटिल है, वो बातचीत से हल होगा, लंबी बातचीत होगी। हमारे प्रमाण है, आपके प्रमाण है, सबका मूल्यांकन करना पड़ेगा।
एक तरफा फैसला नहीं होता इसमें। लेकिन आपने जो बताया है कि दोनों देश के प्रतिनिधि बैठकर परराष्ट्र मंत्री लेवल में और प्रधानमंत्री लेवल में टेबल में बैठकर समस्या को समाधान करने के लिए नेपाल को भूभाग भारत फिरता करने के लिए भी तैयार हो जाएगा वार्ता के बाद, डायलॉग के बाद। नहीं, भारत बिल्कुल तैयार है। मैं कह रहा हूं भारत ने, आपको कितनी बार मैं रिपीट करूंगा, भारत ने बातचीत से कभी मना किया ही नहीं। भारत ने सिर्फ ये कहा कि अभी कोरोना है, उसमें ऐसी बातचीत नहीं हो सकती है। और मैं भारत सरकार की तरफदारी कभी नहीं करता हूं, बहुत क्रिटिसाइज करता हूं, आपके नेपाली चाहे जो जैसा भी मुझे समझे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो आपस में ये जमीन की बातचीत होती है वो टेलीफोन से नहीं हो सकती। इसलिए मैं ये मानता हूं टेबल पे बात होनी चाहिए। टेबल पे बात तब होगी जब हम दोनों बीमारी से मुक्ति पाएंगे। भाई सारी दुनिया उलझ रही है, सारी दुनिया की प्रायोरिटी पेंडेमिक है, हम लोग कहां बैठ गए फंस के इसमें नक्शे में, ये बताइए। पहले बीमारी लोगों का तो भला करें, उसके बाद में ये भी मसला तय कर लेंगे। न भारत कहीं गायब होने वाला है, न नेपाल कहीं गायब होने वाला है। लेकिन मुझे क्या बताइए कि अभी का समय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी भी ईपीजी का प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया। ये स्वीकार करना चाहिए ना, उनको लेना चाहिए ना। किसका प्रतिगमन स्वीकार नहीं किया? उन्होंने बातचीत की है ना आज। आप ही कह रहे हैं 11 मिनट लंबी बातचीत हुई है। आपको अभी अशोक जी ने बताया है कि आपका फॉरेन सेक्रेटरी हमारे एम्बेसडर से मिलने वाला है 18 तारीख को। आज तो 15 हो गई, 3 दिन में मिलने वाला है भाई, 3 दिन में बातचीत होने वाली है। कैसे कह रहे हैं बातचीत नहीं होगी? लेकिन ईपीजी का प्रतिवेदन था ना, दोनों राष्ट्र के बीच में एक सहमति हुआ था, वो प्रतिवेदन, ईपीजी का प्रतिवेदन के बारे में बता रहा हूँ। ओह, बात तो सुनिए पहले। ईपीजी में जो हमारे 4 प्रतिनिधि थे, उनमें एक की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, उनके बिना दस्तखत के देहांत हो गया। वो रिपोर्ट पूरी नहीं है। अगर आपकी सरकार ने वो रिपोर्ट मान ली है तो आप सरकारी तौर पे क्यों नहीं कहते हैं कि ये रिपोर्ट हमको मान ली है? आप बताइए आपका क्यों रुख है? आपकी सरकार ने औपचारिक रूप से ये नहीं कहा है कि हमें, क्योंकि ईपीजी की फॉर्मल रिपोर्ट अभी फॉर्मल तरीके से सबमिट नहीं हुई है। रिपोर्ट तैयार हो गई है, सही कह रहे हैं आप। रिपोर्ट तो तैयार है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री को पहले सुनना चाहिए, लेना चाहिए, उनके बाद नेपाल का प्रधानमंत्री भी लेगा वो प्रतिवेदन। उसमें राष्ट्रीय सहमति है भारत और नेपाल के बीच में। प्रधानमंत्री नहीं है, सरकार अलग होती है, प्रधानमंत्री अलग होते हैं। जैसे जनरल मेहता ने ठीक कहा कि केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री अच्छी होने से राष्ट्रीय फैसले नहीं होते। राष्ट्रीय फैसले सरकारों के होते हैं। उसमें बहुत सारे पहलू होते हैं जो प्रधानमंत्री जी के सामने रखे जाते हैं, और जैसा देश का हित हो वैसी बात प्रधानमंत्री करते हैं। तो ऐसे उसमें केमिस्ट्री अच्छी होना जरूरी है ताकि बातचीत आराम से चले, सावधानी से चले। जैसा डॉक्टर जनरल मेहता ने कहा कि भाई आपके राजनीतिक संकट नहीं होंगे तो आप जरा तेजी से बात को चलाएंगे, हम भी तेजी से चलाएंगे। तो ये अंदर की बातें दूसरी तरह से प्रभावित करती है, लेकिन समाधान ऐसे नहीं होता। ऋषि धमाल जी, ऐसे मसले टेलीविजन पे नहीं होते, ऐसे मसले आपकी पार्लियामेंट में नहीं होते, ऐसे मसले एक तरफा मसले नहीं होते, ऐसे मसले जनमत बनाने से नहीं होते, ऐसे मसले नेशनलिज्म उछालने से नहीं होते, ऐसे मसले शांति से, मोहब्बत से, प्यार से बात करके तब हल होते हैं। लेकिन अभी अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूं, नेपाल भारत संबंध कैसे आगे बढ़ेगा, बता दीजिए नेपाली जनता को। देखिए, नेपाल भारत संबंध सभी क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। आपने अभी सुना है कि 19 या 17 वेंटिलेटर्स हमने नेपाल की आर्मी को दिए हैं। बिना संबंध बनाए हम दे देंगे। मेडिकल सपोर्ट आ रहा है हमारी तरफ से, प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं व्यापार हमारे बीच में चल रहा है, हमारे लोग आपकी तरफ, आपके लोग हमारी तरफ आना जाना चल रहा है। कहां संबंधों में गड़बड़ है? बताइए तो सही मेरे को कि यहाँ आके संबंध रुक गए हैं। देखिए, भारत संबंध का जो समस्या अभी सीमा में है, सीमा समस्या समाधान हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं रहेगा। सीमा की समस्या सरकार की समस्या है, आपकी और मेरी नहीं है। मैं तो ऋषि जी को आदर करता हूँ, ऋषि जी मुझे बुलाते हैं, हमारे में क्या तलखी आई, क्या गड़बड़ी आ गई है बताइए? कोई गड़बड़ी नहीं है। थैंक यू सो मच। फेरि म नयाँ दिल्लीतिर जान चाहन्छु। नयाँ दिल्लीबाट हामी
जनरल अशोक मेहतासँग सिधा सम्पर्कमा छौँ, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। त्यतिखेर हाम्रो बिचमा अशोक मेहता हुन्छ। अशोक मेहताजी नमस्कार। तपाईँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा। अशोक मेहताजी धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ, ठिक हुनुहुन्छ? एकदम तपाईलाई ठिक छ। अथवा भारतीय जनतालाई हामी बधाई दिन चाहन्छौँ, सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। आज भारतमा भव्य र सभ्य रूपमा तपाईँले 74औं स्वतन्त्रता दिवस मनाउनु भएको छ। नेपाली जनताको तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। सबैको ध्यान नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीतिर छ। किन भन्दाखेरि लामो समयपछि संवादहीनता तोड्दै दुवै प्रधानमन्त्रीले समकक्षीले आज टेलिफोन वार्ता गर्नुभएको छ। यसको अर्थ के हुन्छ? अब नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर प्रगार हुने भयो। अशोक मेहताजी या राम्रो कुरा भयो। यो 11 मिनटको बातचितमा के कुरा भयो हामीलाई थाहा छैन, ज्ञान छैन। तपाईँलाई त थाहा छ नि, किनभने कुराकानी भयो, राम्रो भयो, तर कसरी भयो एकदम राम्रो भयो। अनि हाम्रो हिन्दीमा ऋषि धमालाजी तपाईँलाई थाहा छ के भन्छ भने देर आयो तर दुरुस्त आयो। अनि यो बातचित झन् दुई महिना पहिला हुनुपर्ने थियो। अनि यो मामला नक्साको मामला बिग्रेको कहाँ पुग्यो अनि भारत देश किन रिसाएको छ यो कुरा पनि तपाईलाई म भन्न माग्छु। भारत किन रिसायो नेपालसँग? अशोक मेहताजी भारत किन रिसायो? यो पहिला कुरा त भारतको, जस्तो एसडी मुनिले भन्यो कि भारतको पनि यसमा गल्ती छ। यो कुराकानी नेपालले पटक सोधेको बात गर्ने हो। पहिला कुरा नक्साको बारेमा, फेरि सडक त्यो लिपु लेकको सडकको बारेमा। अनि भारतले हाँ नबोल्ने ना पनि नबोल्ने। त्यस कारणले नेपालमा जो नेपालको अंदरूनी कुरा छ, इंटरनल केपी ओली जी प्रधानमंत्री को नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को बीच में प्रचंड दाहाल संघ उसका जो आपस में जो गोलीबारी चलते था, जो फाइटिंग चलते था। अनि म तो सिपाही हो, तो सिपाहीले गोलाबारी मात्रै देख्छ। अनि त्यो गोलाबारी हेर्दा यो लाग्छ कि जो ओली जी को भित्रको कुरा हो तो त्यो बाहिरतिर उसको गुस्सा दिखाइरहेछ। भारतले आफ्नो नक्सा बनाए कि बनाएन, नेपालको नक्साको के हालत हो त्यो तो कुरा दुईटा देश उहिलेदेखि कुरा हुँदैछ। त्यो सम्झौता अहिलेसम्म हुनु सके छैन। तर यसको मतलब यो छैन कि मामलालाई बातचित अगाडि चलाउने छैन। त्यो अवश्य बातचित चलाउनु पर्छ। दुई पक्षको आफ्नो आफ्नो जो नक्साहरू छ, जो कुराकानी छ, त्यो टेबलमा राख्नु पर्छ। तर ओली जीले के गर्यो भने आफ्नो नक्सा छापिदियो। अनि त्यहाँबाट भारतलाई कहिले सत्यमेव जयन्तीको बारेमा टिप्पणी गर्यो, कहिले भारतले मलाई प्रधानमन्त्रीबाट खसाल्न खोजेको हो, कहिले इन्डियाको भाइरसले कोभिड फैलाएछ नेपालमा उसको कुरा गरेको, कहिले रामको जन्म चितवनमा भयो, मन्दिर बनाउनु पर्छ चितवनमा, त्यस्तो कुरा गर्यो। यो कुराकानी ओली जी को जो झगडा प्रचण्डसँग छ त्यो मोदीसँग किन खेलिरहेछ? त्यस कारणले तर आज वार्ता भयो अशोक नेताजी, वार्ता भएको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। नेपाल भारत सम्बन्धमा यो आइस ब्रेक पनि हो। तपाईलाई राम्रोसँग थाहा छ, तपाईँ नेपालको सम्बन्धको बारेमा पनि अत्यन्त जानकार मान्छे हो। नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा तपाईँले धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ अशोक नेताजी। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि अब समस्याको समाधानको पोको चाहिँ फुक्यो होइन हो। अब के हुँदैछ भने अग्लो हप्तामा आई थिंक 18-19 अगस्तमा एउटा मिटिङ चल्ने छ। दुईटा हाम्रो शंकर बैरागी जी जो विदेश चीफ हो
नेपालको अनि भारतको सचिव श्रृङ्गला नेपाली बोल्छ, नेपाली मान्छे हो, सिक्किममा जन्मेको, तो दुईजना विदेश सचिव नेपाली हो अनि कुराकानी नक्साको बारेमा होइन, सडकको बारेमा होइन, तर दुईटा देशको जो जोइन्ट प्रोजेक्ट छ त्यसको मोनिटरिङ और रिभ्यू गर्ने हो। यो पोर परार एक पटक पहिला पटक विजय गोखले और शंकर बैरागी दुईटा सचिव पहिला दफा नेपाल भारतमा यो भयो कि जति पनि जोइन्ट प्रोजेक्ट यानी कि हुलाकी सडक भयो, पाइपलाइन भयो मोतिहारी टु रक्सौल, कि वाटरवेज को प्रोजेक्ट भयो, कि अरुण 3 को जति पनि बाइलैटरल प्रोजेक्ट भारत र नेपाल उसको रिभ्यू गर्ने, त्यसलाई छिटो प्रोग्रेस गराउनको लागि बातचित भयो। अहिले फेरि भइरहेछ अर्को हप्ता। इसको मतलब बातचित सुरु भयो, डायलग सुरु भयो। अब समस्याको समाधानको लागि तपाईलाई थाहा छ जस्तो सीमा विवादको कुरा गरौँ अशोक मेहताजी, तपाईँ त जानकार हो। अब लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक नेपालको भूभाग हो। नेपाल सरकारले स्पष्ट रूपमा भनेको छ हामीसँग धेरै प्रमाणहरू छ, तथ्यहरू छ भनेर भनिरहँदाखेरि भारतले अझै पनि मानेको छैन। किन, के कारणले? नहीं, त्यो तो नेपालले भनेको कुरा मित्र देश भारतले हरेक कुरा तो खास गरी जमिनको बारेमा तपाईले थाहा छ, जमिनको बारेमा कति कति अप्ठ्यारो कुरा हुन्छ, तर यो समस्या यो प्रब्लम बसेर हुनुपर्छ। यो इसको लागि जस्तो भारतले भनेछ, इसको लागि क्रिएट एटमोस्फियर ऑफ ट्रस्ट भारतले। अब ओली जीले के भनिदियो, अब त्यो ट्रस्ट को एटमोस्फियर तो छैन नि। त्यो ट्रस्ट को एटमोस्फियर मेरो विचारमा अहिले दुईटा सचिव को बातचीत सुरु भयो। इसको बाद नेक्स्ट स्टेप मेरो अनुमान छ कि दुईटा सचिव फेरि उनको मिटिङ होला अनि यो नक्साको बारेमा ऋषि धमाला जी नक्साको बारेमा राम्रो बातचित सुरु होला अनि नेपालले आफ्नो कुरा राख्नु पर्छ, भारतले आफ्नो कुरा राख्छ। अब दुईटाले कुराकानी मिलाउनु पर्छ नि, हैन कुराकानी मिलाउनु पर्छ, मिल्नुको विकल्प छैन। नेपाल भारत सम्बन्ध प्रगाढ हुनुपर्छ, सुमधुर हुनुपर्छ। दुई देश बीचको सम्बन्ध भनेको रोटी बेटीको सम्बन्ध हो, जनस्तरको सम्बन्ध तपाईलाई राम्रोसँग थाहा छ अशोक मेहताजी। तपाईँ नेपाल सम्बन्ध धेरै आउने व्यक्ति पनि पर्नुहुन्छ, किनभने नेपालसँग तपाईको विशेष सम्बन्ध छ। मेरो आग्रह कहाँनिर भन्दाखेरि आज नेपाली जनताले भनेका छन् नेपालमा राष्ट्रिय सहमति छ, अभूतपूर्ण एकता छ, सबै पोलिटिकल पार्टी एक छन्। नेपालमा नयाँ नक्सा जारी भयो लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक राखेर, त्यसपछि संविधान संशोधन भयो, सबै पोलिटिकल पार्टीले साथ दिए। अब मलाई के बताउनुस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बीचमा आज एउटा संवाद भएको छ, सुरुवात राम्रो भएको छ। अब जमिनको मुद्दामा नेपालको भूभाग साँच्चीकै जमिन फिर्ता गर्नको लागि भारत तयार होला कि नहोला, तपाईँलाई के लाग्छ अशोक मेहताजी? तपाईँले जो भन्यो नि धमालाजी ऋषि कि नेपालमा तो सम्मति भयो, इसको मलाई थाहा छ कि एउटा सरिता गिरीलाई छोडेर पुरा लॉ मेकर को इसमा कन्सेन्सस छ। त्यस्तो मुताबिक भारतमा पनि त्यस्तो छलफल हुनुपर्छ। भारतमा त्यो छलफल सुरु भएको छैन, त्यसकारणले जस्तो नेपालमा कुराकानी भयो, इन्टरनल डिस्कसन भयो, त्यस्तै मुताबिक भारतमा पनि बातचित हुनुपर्छ। त्यो बातचित गरेपछि, इन्टरनल बातचित गरेपछि साथसाथमा नेपाल र भारतको बातचित हुनुपर्छ हर सबै मुद्दामा। नक्साको लागि मात्रै होइन, सडकको लागि मात्रै हो, स्वस्थको बातचित हुनुपर्छ, इपिजी को बारेमा बातचित हुनुपर्छ। जति पनि मुद्दा छ जो एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप बनाएको हो दुईटा देशले, त्यसमा सबै मुद्दा त्यसमा मोरलेस शामिल छ। नक्साको कुरा शामिल छैन, तर बोर्डरको कुरा शामिल छ। सो यो मेरो अनुमानमा अब इंग्लिश में भन्छ
आइस हैज बीन ब्रोकन। ओली जी को टेलिफोन ले मोदी जी संग बात गर्नु पछि अब बातचीत क्लाइमेट अफ ट्रस्ट को शुरुआत भयो। त्यो शुरुआत हुनु पछि अगाडि अगाडि हेर्नु पर्छ, कसरी हामी अगाडि बढ्छ। होइन, अगाडिको कुरा गर्दाखेरि अशोक मेहताजी, नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि समस्याहरू छ, सीमा विवाद समाधान हुन सकेका छैन दीर्घकालीन रूपमा। इपिजीको प्रतिवेदन अझै पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वीकार्नु भएको छैन। साँच्चीकै नेपाल भारत सम्बन्धमा इपिजीको प्रतिवेदन भनेको सञ्जीवनी बुटी हो भनेर धेरैले भनिरहेछन्। दुवै राष्ट्रको सहमतिमा चाहिँ जसरी प्रतिवेदन बन्यो, तर किन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिनु भएन? आज बताउनुहोस् त नेपाली जनतालाई। यसमा त कोही लुकी छुपीको कुरा छैन। त्यो कुरा साधारण कुरा हो, स्पष्ट कुरा हो। जबसम्म तपाईँले अघि त्यो पर्सनल केमिस्ट्रीको बात गर्यो होइन, त्यो पर्सनल केमिस्ट्री दुईटा जसो जीपी कोइराला र हाम्रो प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी थियो, जस्तो उसको पहिला त्यो बातचीत को ट्रस्ट थियो, त्यो ट्रस्ट र पर्सनल केमिस्ट्री मिल्नु पर्छ। अनि त्यो उसको सुरुवात भइसकेको छ। त्यो सुरुवात हुनुको बाद मलाई केही पनि शक छैन कि छिटो नै छिटो यो बातचीत नक्साको कुराकानी सुरु हुन्छ। और यो पटक इसको संविधान को तरीका, संविधान निकाल्नु खोज्नु कोशिश पूरा 100% होला, कोही शक छैन मलाई। त्यसो भए मलाई एउटा कुरो बताउनु जान्दै अशोक मेहताजी, अबसम्म सुरु भएको छ, सीमा विवाद समाधान गर्न भारत पनि तयार हुन्छ, नेपालले पनि सब प्रमाणहरू लिएर गएर वार्ताको टेबलमा राखेर दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? नेपाल भारत सम्बन्ध अब राम्रो भएर अगाडि बढ्छ र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई भारतले सहयोग र समर्थन गर्छ? अब मेरो विचारमा अब इसमा कोही शक छैन। त्यो आजको टेलिफोन जो छ, त्यो टेलिफोनमा बातचीत भएपछि अगाडिको रास्ता जो बाटो छ नि, त्यो अप्ठ्यारो बाटो, कहिले उकालो कहिले ओह्रालो, अहिलेसम्म बाटोमा आयो भने बाटोसम्म छ अनि राम्रो हिँड्नु पाइन्छ। त्यो बाटोमा जो अहिले बाटो निक्लिन्छ, त्यो बाटोमा राम्रो हिँड्न पाइन्छ अनि अगाडि आफ्नो दिशासम्म पुग्नलाई सफलता होला। उसमा केही अप्ठ्यारो मैले देख्दैन। त्यसकारणले हामीले यसको विश्वासमा कि भारत नेपाल सम्बन्ध यति महत्वको सम्बन्ध छ कि यो सम्बन्ध एउटा नक्सा, एउटा बॉर्डर, एउटा कुरा, यस्तो कुरामा हाम्रो जो रिलेसन छ उसमा केही दखल हुनु चाहिन्न। त्यसमा मलाई एउटा कुरा बताउनु जाँदै अशोक मेहताजी, नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि, सीमा विवादको समाधानको कुरा गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई अब भारतले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छ, केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गर्न भारत तयार भयो? भारत तो हमेशा तयार थियो बात गर्नको लागि। अनि सुरुमा अलिकति ढिल भयो, अलिकति डिले भयो, तर बादमा जब बात गर्ने टाइम थियो फेरि ओलीजीले आफ्नो गोलाबारी सुरु गरिदियो। त्यो बमबारी गरेपछि काफी नुकसान भएको छ। तर अहिले केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा कुरा मिल्दैछ, सङ्कट टर्दैछ, पार्टीभित्र पनि आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नेताहरू चाहिँ एक भइसकेन। यो दुईटा ओलीजी र प्रचण्डको बिचमा यो कतिवटा अहिले 6 मान्छेको टास्क फोर्स बनाएछ। यो त घुम्दै त्यो बाटो बिराएको मान्छे जस्तो हिँडिराखेछ। यो मेरो विचारमा यो छिटो समाधान मैले देख्दैन यो दुईटा लिडरको बिचमा। तैपनि त्यो भारत र नेपाल आज जो ओलीजीले कार्य गर्यो
त्यो कार्यक्रम राम्रो गर्यो अनि यो अगाडिको बातचित भारत र नेपालको बातचित अगाडि सफलता दिशामा तयार छ अनि ओलीजी र प्रचण्डको बीचमा यदि सम्झौता भए भने हामी यो बाटोमा छिटै नै हिँड्न पाइन्छ। त्यसमा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचमा कुरा मिल्दैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो, भनाइ हो अशोक मेहताजी? नहीं, मैले के भने छ, यदि इनको बीचमा मिलाव भयो भने हामी दुगुड्नु पाइन्छ। अहिले हामी बिस्तारै हिँडिरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच अशोक मेहताजी। म तपाईँको धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ सिधा सम्पर्कमा आइदिनु भयो, नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अशोक मेहताजी। धन्यवाद ऋषि। हामी यतिखेर जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा छौँ र जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण मसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ अहिलेको अवस्थाको बारेमा, नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बीचमा आज जसरी टेलिफोन वार्ता भयो 11 मिनटमा के भयो भन्ने बारेमा आज हामी बहस गरिरहेका छौँ। यतिखेर हाम्रो बीचमा डाक्टर रामशरण महतो हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ आर्थिक सामाजिक राजनीतिक कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा हामी प्रत्येक दिन बहस गर्छौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी जनताको एजेन्डाको बारेमा छलफल गर्छौँ। हाम्रो बीचमा डाक्टर रामशरण महतो हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब भन्नुहोस्। तपाईलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल भारत सम्बन्धमा अब सुधारको संकेत देखिया हो आज दुवै प्रधानमन्त्रीको बीचमा टेलिफोन वार्ता भइसकेपछि? होइन, यस्ता वार्ता त पहिले पनि भएको थियो। बीचमा अनि चाहिँ जथाभावी चाहिँ अब अभिव्यक्तिहरू आउँछन्। जे भए नि आज त भारतको यो स्वतन्त्रता दिवसको अवसर हो। नेपालको प्रधानमन्त्रीले पनि चाहिँ उहाँलाई बधाई दिनुभयो र सायद अहिले चाहिँ नि अमेरिका यो चाहिँ नि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सेक्युरिटी काउन्सिलमा चाहिँ नि सदस्य निर्वाचित भएको भारतलाई त्यसलाई पनि बधाई दिनुभयो। त्यो त राम्रै कुरा भयो। त्यसकारण चाहिँ केही दिन अगाडि उहाँका अभिव्यक्तिहरू र इत्यादिले अलिकति सम्बन्ध बिग्रेको जस्तो स्थिति थियो। आज चाहिँ नि जे भए पनि यो सकारात्मक, आज जे दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा जो चाहिँ नि छोटो वार्ता भयो, बधाई भयो, एकअर्कालाई सहयोग गर्ने, नेपालमा चाहिँ नि यो कोरोना भाइरसबाट चाहिँ नि मुक्ति हुनको लागि चाहिँ नि एकअर्कालाई सहयोग गर्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि साउथ एसियामा चाहिँ नि साउथ एसियाको विकासको लागि हामी सब एक हुनुपर्छ भनेर नरेन्द्र मोदीले चाहिँ नि बिहान भाषण पनि गर्नुभयो रेड फोर्टमा। यी सबै कुरोले चाहिँ नि अलिक यसलाई सकारात्मक नै डेभलपमेन्ट हो। यसले नै तुरुन्त अब सुधार कति गर्छ कसो गर्छ भन्ने त त्यो भविष्यले देखिन्छ। एउटा वक्तव्यले र एउटा वार्ताले नै सारा कुरा टुङ्गिन्छ। यो वार्तालाई चाहिँ नि म सकारात्मक नै मान्दछु। होइन, वार्ता सकारात्मक भयो भने तपाईँले भनिरहँदाखेरि अब सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि सीमा विवाद नेपालको भारतसँग जारी छ। लिम्पिया लिपुले कालापानी नेपालको हो। अझै पनि भारत फिर्ता गर्न तयार छैन। वार्ताको माध्यमबाट हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ? होइन, सफलता के को सिलसिलामा सफलता भन्ने हो। अब तपाईँको चाहिँ नि अब हाम्रो जो सिमानाका कुराहरू छन्, जो चाहिँ नि बोर्डरको डिस्प्युटका कुराहरू छन्, अब त्यसलाई समाधान गर्नको लागि त निकै गम्भीर वार्ता हुनुपर्छ। यही वार्ताले समाधान हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। यसको लागि त भविष्यमा चाहिँ नि हामीले कसरी चाहिँ नि आफ्नो जमिनलाई आफ्नो भूमिलाई फेरि फिर्ता पार्न सक्छौँ, हामीले जसरी आफ्नो अब नक्सा घोषणा गऱ्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि संस्थाहरूलाई पनि प्रदान गर्दैछौँ, त्यही अनुरूप त्यही अनुसार चाहिँ नि भारतसँग चाहिँ नि सहमति जुटाउनको लागि चाहिँ नि अब धेरै मेहनत धेरै प्रयास गर्नुपर्छ, धेरै डिप्लोमेटिक काम गर्नुपर्छ, धेरै होमवर्क गरेर चाहिँ नि कन्भिन्सिङ ढङ्गले काम गर्नुपर्छ। खालि एउटा चाहिँ यहाँ 10 मिनट 15 मिनट वार्ताकै आधारमा सबै सुधार भयो भन्ने चाहिँ नि भन्न सकिँदैन। सुधार हुनको लागि वातावरण बनेको भनेर डाक्टर रामशरण महतो, मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो तपाईँलाई, सम्भावना के छ? अब सम्बन्ध चाहिँ सुध्रेर जान्छ जाँदैन? सम्बन्ध सुध्रेर जाने नजाने दुवै देशका सरकारहरूको बिचको चाहिँ नि आफ्नो गतिविधिमा पनि भर पर्छ। सम्बन्ध त सुध्रनु पर्छ। आखिर भारत भनेको चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि एउटा ठुलो छिमेकी राष्ट्र हो, धेरै व्यापक सम्बन्ध भएको राष्ट्र हो। यसलाई सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ। नेपालका मागहरू पनि भारतले चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि नेपालले पनि चाहिँ नि अब बडा डिप्लोमेटिक ढङ्गले
बडा कूटनैतिक ढङ्गले राजनीतिक ढङ्गले यता गम्भीरतापूर्वक वार्ता गर्नुपर्छ। जथाभावी चाहिँ नि अब बोल्ने चाहिँ नि जथाभावी चाहिँ नि बोल्नु भन्दा पनि चाहिँ नि गम्भीरतापूर्वक चाहिँ नि वार्ता गर्ने चाहिँ नि सम्बन्ध सुधारका लागि चाहिँ नि प्रयास गर्नुपर्छ, प्रशस्त होमवर्क गर्नुपर्छ। अब सुधार चाहिँ नि गर्नु जरुरी छ। अब कतिसम्म सुधार हुन सक्छ त्यो त भविष्यले देखाउँछ, भविष्यका गतिविधिले देखाउँछ। यसमा भारतको एटिच्युड, भारतको दृष्टिकोणमा पनि भर पर्छ, नेपालको काम गर्ने चाहिँ नि अब तौर तरिकामा पनि भर पर्छ। त्यसो भए डाक्टर रामशरण महत मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रिँदाखेरि आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा पनि नेपाललाई असर पर्न सक्छ। तपाईँ नेपाल भारत सम्बन्ध प्रगाढ र सुमधुर हुनुपर्छ भन्ने पक्षधर नेता हो। अब मलाई तपाईँले एउटा सन्देश जनतालाई पनि दिनुपर्छ, किनभने अब वार्ताको सुरुवात भएको छ, यसलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन। लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउनको लागि कूटनीतिक रूपमा नेपाल सरकार सफल हुन्छ हुँदैन? नेपाल सरकारमा कूटनीति चाचोरेता छ कि छैन? होइन, कूटनैतिक तान त्यो त भविष्यले देखाउँछ। कूटनैतिक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ। किन भाषण गरेर गाली गरेर चाहिँ नि कहिले अब यो चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि भारत सरकारले चाहिँ नि मेरो सरकारलाई भङ्ग गर्न खोजेको छ, चाहिँ षड्यन्त्र गरेको छ भन्ने, कहिले चाहिँ नि रामको चाहिँ नि अब अयोध्या र यो र उसमा षड्यन्त्र भयो भन्ने, कहिले के भन्नु, त्यो ढङ्गले चाहिँ नि सुधार हुँदैन। त्यसकारण कूटनैतिक ढङ्गले जे कुराहरू गर्छ त्यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्नुपर्छ र चाहिँ नि सुधार गर्ने चाहिँ नि अब तौर तरिकामा पनि सुधार गर्नुपर्छ। विगतमा जुन ढङ्गले कामहरू भइराखेको छ त्यो ढङ्गले सम्बन्ध सुधार हुँदैन। भारतसँग चाहिँ नि हाम्रो एउटा मात्रै सम्बन्ध होइन, व्यापक सम्बन्ध छ। आर्थिक सम्बन्ध पनि चाहिँ एकदम बृहत सम्बन्ध छ। त्यस्तै सामाजिक क्षेत्रमा, धार्मिक क्षेत्रमा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा अब पिपुल टु पिपुल रिलेसन, जनता बीचको सम्बन्ध पनि चाहिँ नि व्यापक छ। शिक्षा हरेक क्षेत्रमा पनि व्यापक सम्बन्ध छ। त्यसकारण चाहिँ नि यो सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन। त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ सिमानाको चाहिँ नि अब लिम्पियाधुरासम्मको चाहिँ नि हाम्रो सिमानाको कुरो छ, त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि पनि चाहिँ नि हामीले बडा पर्सुएसिभ ढङ्गले गम्भीरतापूर्वक चाहिँ नि भारतलाई चित्त बुझाउन चाहिँ नि हामीले क्षमता देखाउनुपर्छ। खालि भाषण गरेर मात्रै, बाहिर पब्लिकली चाहिँ नि भाषण गरेर मात्रै होइन, यसको लागि चाहिँ नि पर्याप्त होमवर्क गरेर चाहिँ नि उसलाई चित्त बुझाउनु पर्छ। आवश्यकता अनुसार चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि त्यसको लागि जुटाउनु पर्छ। त्यो किसिमको चातुर्यता, कूटनीतिक कौशलता नेपाल सरकारमा छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छ? अहिले चाहिँ त्यस्तो देखिएको छैन। विगतका चाहिँ केही महिनादेखि जुन प्रकारका उहाँका गतिविधि भएका छन् त्यसले चाहिँ यो सम्बन्ध सुधारको लागि चाहिँ नि अब मद्दत पुर्याउने चाहिँ नि अब ऊ चाहिँ नि देखिएको छैन। त्यसकारण उहाँले सुधार गर्नुपर्छ। मलाई आशा छ उहाँले चाहिँ अब सुधारको बाटोमा चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्छ। खालि वक्तव्यबाजी मात्रै गर्ने कुरो होइन। यसको लागि चाहिँ नि कूटनैतिक ढङ्गले चाहिँ काम गर्नुपर्छ, राजनैतिक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ। डाक्टर महत, तपाईँले भन्नुभयो कूटनीतिक रूपले काम गर्नुपर्छ, गाली गरेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई टेलिफोन गरेर भन्नुभएको छ अब मिलेर जानुको विकल्प छैन, सहकार्य गरौँ, मिलेर जाउँ, दुई देशबीचको समस्याको समाधान गरौँ। होइन, मैले त भने आज जे भयो त्यो चाहिँ नि सकारात्मक नै हो। मैले आजलाई ठिकै भयो भने चाहिँ आजको कुरो, तर त्यो खालि आजमा मात्रै सीमित हुने कुरो भएन। आज त भारतको चाहिँ नि स्वतन्त्रता दिवस हो। भारतको स्वतन्त्रता दिवस चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक इभेन्ट हो। त्यो केवल भारतको लागि मात्रै होइन, सारा तेस्रो देशका मुलुकहरूको लागि। नेपालको राणा शासनलाई समाप्ति पनि, राणा शासन विरुद्धको सङ्घर्ष पनि, भारतको स्वतन्त्रता, भारतले ब्रिटिस शासनबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि त्यसलाई पनि मद्दत भएको छ। र जुन प्रकारले चाहिँ गान्धीले एउटा नन भाइलेन्स, बिना हिंसा चाहिँ नि राजनैतिक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ नि गान्धीले सारा संसारलाई एउटा साँच्चीकै सन्देश दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ अत्यन्त सकारात्मक कुरो हो। र चाहिँ नि भारत चाहिँ नि यो सारा विश्वको सबैभन्दा ठुलो एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति भएको चाहिँ नि मुलुक हो। यसमा चाहिँ नि यो त्यसकारण चाहिँ भारतको स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा जस्तो नेपालको प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई चाहिँ नि बधाई दिनुभयो, शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो, त्यो चाहिँ नि राम्रै कुरो हो, त्यो नराम्रो कुरो होइन। त्यो चाहिँ सकारात्मक डेभलपमेन्ट हो। यस्तै ढङ्गले चाहिँ नि आगामी दिनहरूमा पनि चाहिँ नि यस्तै ढङ्गको किसिमले चाहिँ नि वार्ता अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तै प्रकारका गतिविधि र हरेक सम्बन्धमा हाम्रा
दुई देशको बीचमा कति व्यापारिक सम्बन्धका कुराहरू छन्। हाम्रो व्यापारिक सम्बन्धमा पनि चाहिँ नि धेरै समस्याहरू छ, व्यापार घाटा छ नि भारतसँग हाम्रो त्यत्रो धेरै, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी कम गर्ने? व्यवस्था गर्नु त नेपालको आफैले क्षमता विकास गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ भारतलाई भनेर मात्रै होइन, कतिपय चाहिँ नेपालका कृषि वस्तुहरूमा चाहिँ नि र भारतको कृषि वस्तुहरूमा फ्री बिना भन्सार आउने जाने छन्, त्यसमा चाहिँ अलिकति सुधार गर्नुपर्छ। अब भारत र चाहिँ नेपालको चाहिँ साँच्चीकै बराबरीको आधारमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन। त्यसकारण भारतबाट आउने कृषि वस्तुहरूमा चाहिँ नेपालले अलिकति कर लगाउनलाई चाहिँ नि एउटा पाउनुपर्छ र चाहिँ नि भनेर चाहिँ खालि रेसिप्रोकलको आधारमा होइन। त्यस्ता कतिपय पक्षहरू छन् सुधार गर्नुपर्ने र यो व्यापार घाटा बढाउन चाहिँ नि नेपालको आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ प्रोडक्टिभिटी बढ्नु पर्यो, उत्पादनशीलता बढाउनु पर्यो। त्यस्तै गरी चाहिँ नि कम तपाईको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु पर्यो। राम्रा चाहिँ लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न सक्नु पर्यो र चाहिँ जुन वस्तुहरू हामीले उत्पादन गर्छन् त्यसको क्वालिटी पनि माथि हुनु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि चाहिँ नि ठिक हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अन्य मुलुकहरूको चाहिँ वस्तुको तुलनामा नेपाली वस्तुहरू पनि त्यहाँ बिक्री हुन सकोस्। र भारतले चाहिँ नि अलिकति नेपाललाई त अलिकति एउटा फेभरेबल ट्रेड रिलेसन छ, किनभने नेपालमा चाहिँ यति प्रतिशत भन्दा बढी भ्यालु एडेड भएको बिना भन्सार बिना कुनै रेस्ट्रिक्सन भारतको बजारमा जान सक्छ भन्ने चाहिँ नि दुई देशको बीचमा ट्रिटी पनि भएको थियो। यो ट्रिटी हाम्रो समयमा धेरै अगाडि चाहिँ नि 1995 मा कांग्रेसकै सरकार हुँदाखेरि भएको हो। पछि राजाको सरकार हुँदाखेरि त्यसमा अलिकति बदलिएर अलिकति कमजोर भएको छ। त्यसलाई अझ सुधार गर्नुपर्ने यस्ता धेरै कुराहरू छन्। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर रामशरण महत, समय दिनुभयो, यो विशेष संवादमा उपस्थित भइदिनु भयो, टेलिफोन सम्पर्कमा आइदिनु भयो, भाइबरमा आइदिनु भयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामीले समग्र नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा समीक्षा गऱ्यौँ, विज्ञहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ, नेपाल भारत जानकारहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि हामी विशेष कुराकानी लिएर आउनेछौँ, विशेष व्यक्तिका साथमा आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट म ऋषि धमला बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।